नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं न्यूज मेकर। राजनीतिक गलियारों में विपक्षी एकता के अभियान पर चर्चा चल रही थी। पूरा देश सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रहा था। तभी 2 जुलाई को मुंबई से आई एक खबर ने सबको चौंका दिया, सबको हैरान कर दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही महाराष्ट्र राजभवन में शपथ ग्रहण शुरू हो गया और ब्रेकिंग न्यूज बनी कि शरद पवार के बागी भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र में दूसरे डिप्टी सीएम बन गए हैं। एनसीपी में शिवसेना कांड हो गया। महाराष्ट्र के इस उलटफेर ने देश के सियासी बयार को बदल दिया है और इस सबके बीच सूत्रधार रहे हैं अजीत पवार, जो हमारे इस हफ्ते के न्यूज मेकर हैं। पांच जुलाई 2023 MIT बांद्रा मुंबई। अरे महाराष्ट्राचा एकच वादा। अजीत पवार मंच पर थे। दाईं तरफ प्रफुल्ल पटेल बैठे थे और बाईं तरफ छगन भुजबल। मौका था शक्ति प्रदर्शन का कि आखिर किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है। सभा में जोश आई था, बेचैनी थी तो अजीत पवार के चेहरे पर। हाथों में कागज का टुकड़ा लेकर वो कुछ नोट कर रहे थे। थोड़ी देर में गुना गणित पूरा हुआ। अजीत पवार बोलने के लिए माइक पर आए और फिर जो कहा वही एनसीपी के पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स था। मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार को अब मुख्यमंत्री बनना है। महत्वाकांक्षा की इस उड़ान ने अजीत पवार को सप्ताह का न्यूज मेकर बनाया है। इसी उड़ान में महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल का राज छिपा है। लेकिन ऐसा सोचना बेमानी है कि सियासी हसरतों का जो खेल पर्दे के आगे दिख रहा है वही सच है। दरअसल असल खेल पर्दे के पीछे का है और इसकी पृष्ठभूमि पुरानी है। अप्रैल 2023। तीन महीने पहले की बात है। अप्रैल के महीने में अजीत पवार अदृश्य थे। उनसे किसी का संपर्क नहीं था। अजीत पवार के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए गए थे। उसी समय सियासी हलकों में अटकलें लगने लगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है। महाविकास अघाड़ी टूटने वाली है। अजीत पवार के पास एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है और वो चाचा शरद पवार से बगावत कर बीजेपी शिंदे गुट से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन ये सियासी खेल परवान चढ़ता उससे पहले आ गई 2 मई की तारीख। 2 मई 2023, YB चौहान सेंटर मुंबई। सबको सन्न करते हुए शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। YB चौहान सेंटर में भावनाओं का दरिया बहने लगा, आंसुओं की धारा बहने लगी। सीनियर पवार को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें भतीजे अजीत पवार भी थे। जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहां से जो बैठे वहां से अपने अपने घर चले जाओ। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हो, हमारे MLAs हो, हमारे MPs हो, ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं रिजाइन करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ये तुरंत बंद करो। सियासत के इस ड्रामे का पटाक्षेप 3 दिन बाद हुआ। शरद पवार ने इस्तीफा वापस लिया। एनसीपी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष बनी और सबसे भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल भी। लेकिन एनसीपी में इसी ताजपोशी ने तय कर दिया कि अगले चंद दिनों में पार्टी में एक बड़ा बवंडर उठने वाला है। वजह भी साफ है। निश्चित तौर से शरद पवार का
पुत्री मोह, परिवार मोह एनसीपी को इस मोड़ पर लाया है कि 82-83 के योद्धा को, शरद पवार को एक बार पार्टी को खड़ा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ना है। यदि मेरिट के आधार पर शरद पवार फैसला करते तो निश्चित तौर पर अजीत पवार इसके प्रबल दावेदार और मेरिट भी थे, क्योंकि राजनीति का उनका लंबा अनुभव है और आप उनके कामों को आप समीक्षा करेंगे, देखेंगे तो अजीत पवार सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक उनके दिमाग में एक ही था कि कैसे भी एनसीपी को आगे बढ़ाना है और वो चाहते थे कि मेरे को नेतृत्व करने का अवसर लेकिन शरद पवार ने अवसर नहीं दिया। अंततः उनको बगावत करने को मजबूर होना पड़ा। महाराष्ट्र की सियासत के जानकार कहते हैं कि महत्वाकांक्षी अजीत पवार को नागवार गुजरा कि उनकी वरिष्ठता को चाचा शरद पवार ने दरकिनार कर दिया। बेटी सुप्रिया सुले को अपनी सियासी विरासत सौंपने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। इस तरह अजीत पवार के पास बगावत के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। 30 जून की जो सभा हुई थी, उन्होंने खुलकर बोला था कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि प्रदेश का अध्यक्ष बनना चाहता हूं, संगठन को बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने कई बार अपने ये दर्द बयां की कि हमारी जो पार्टी 1999 बनी, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में पार्टी को फैलना चाहिए। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया थी। कई नेता कांग्रेस पार्टी से बाहर निकल करके अपने अपने राज्यों में सरकारें बना ली, लेकिन एनसीपी सिर्फ अधिकतम 69 सीट विधानसभा के जीत के आई। आप कह सकते हैं कि सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र के 4 से 5 जिलों तक से एनसीपी सिमट के रह गई। ये दर्द कहीं न कहीं अजीत पवार के मन में था। अजीत पवार के अलगाव की एक और वजह भी है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक में शरद पवार के साथ उनके बेहद खास कहलाने वाले प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। अब कहते हैं कि भतीजा एंड कंपनी इस बात से नाराज थी कि राहुल गांधी को नेता मानने की जिद क्यों। इत्तेफाक देखिए कि जो प्रफुल्ल पटेल 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार के साथ थे, वो 2 जुलाई को मुंबई में अजीत पवार के साथ सीनियर पवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। वो उस विपक्षी एकता पर सवाल उठा रहे थे जिसके एक आर्किटेक्ट शरद पवार भी कहलाते हैं। निर्णय हा लागू आहे की नाही? त्याचं कारण आहे की आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे खूप सारे म्हणजे आम्हाला खात्री आहे की खूप सारे म्हणजे बाय वास्ट मेजॉरिटी म्हणजे बहुसंख्य लोकांनी असंच म्हणजे कुठल्याही लोकशाहीमध्ये बहुमताने घेतलेला निर्णय हे अवैध आहे किंवा कोणी त्याला म्हणजे बदलू शकते असा नाही। अजीत दादा संघर्ष करो। अब भतीजे की बगावत के बाद आलम यह है कि राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार दरबदर हैं। एनसीपी के 53 विधायकों में 30 से अधिक अजीत पवार के साथ हैं और करीब 16 उनके। छह दशकों से अधिक की राजनीतिक तपस्या के बाद महाराष्ट्र में साहिब कहलाने वाले शरद पवार ने जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था, वो अब उनकी है या नहीं, इसी पर सस्पेंस है। नियति का फेर और सियासत की कड़वी हकीकत देखिए कि जो मुंबई सीनियर पवार की राजनीति का सेंटर था, उसी मुंबई को छोड़कर उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली कूच करना पड़ा। आज की तारीख में सच्चाई तो यही है, ना पार्टी का नाम उनके पास है और ना निशान। आपको शरद पवार बहुत चिंतित नहीं दिख रहा है ना इस चीज से। उन्होंने तो कह दिया ले जाओ पार्टी। मतलब आदमी ऐसा कब बोलता है? एक तो उनको विश्वास था, उन्होंने संविधान अपना बदल डाला था, तो उनको विश्वास है कि जाएगी नहीं। जाएगी भी तो शरद पवार के ऑप्शन कहाँ बंद हो रहे हैं? शरद पवार के ऑप्शन अभी भी खुले हुए हैं ना। शरद पवार ने अचानक 99 में पार्टी बनाई थी और 3 महीने में लोकसभा इलेक्शन लड़ा था और कांग्रेस को सपाट कर दिया था। खुद तो बहुत नहीं जीत पाए थे, वो वही 4-6 सीटें उनकी लोकसभा की रहती हैं, लेकिन कांग्रेस को तो पूरी तरह सपाट कर डाला था उन्होंने लड़ करके सिर्फ 3 महीने में, और सिंबल एकदम नया था। और अभी तो यहाँ तो 1 साल है ना अभी। तो शरद पवार दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक कर शरद पवार एनसीपी और उसकी पहचान खड़ी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस वक्त भी महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्यों और कई जिलों के प्रभारी उनके साथ हैं। लेकिन शरद पवार को अफसोस इस बात का है कि सत्ता की चाबी भतीजे के पास है। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि भतीजे ने ठीक चाचा के स्टाइल में उनका राजनीतिक एनकाउंटर किया। जिस तरह कुर्सी के लिए अजीत पवार ने चाचा का साथ छोड़ा, वैसा ही शरद पवार ने 45 साल पहले वसंत दादा पाटिल के साथ किया था। शरद पवार ने 40 एमएलए के साथ मिलकर वसंत दादा पाटिल की सरकार गिरा दी। उन्नीस 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से राहें जुदा कर एनसीपी बनाई। 25 बरस तक शरद पवार ने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा। एनसीपी के महाराष्ट्र में वो हस्ती बनाई कि उसके बगैर सरकार बनाना मुमकिन नहीं था। लेकिन वही शरद पवार 2 जुलाई को भतीजे की बगावत के बाद इतने मजबूर हो गए कि उन्हें हाथ उठाकर कहना पड़ा कि मैं ही एनसीपी हूं। अब सवाल है कि क्या भतीजे को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए एनसीपी में बगावत हुई? क्या भतीजे अजीत पवार को एनसीपी की कमान चाहिए थी, इसलिए बगावत हुई? ये सवाल राजनीति के सिक्के का एक पहलू है। ऐसा नहीं है कि अजीत पवार ने बागी तेवर एकदम से अख्तियार किए हों। दरअसल एनसीपी में उनके साथ पिछले 3-4 साल में जो कुछ हो रहा था, उसे वो सीने में दबाए बैठे थे। याद कीजिए साल 2019, नवंबर 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सरकार बनाने लायक आंकड़े किसी दल के पास नहीं थे। शिवसेना और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान थी। ऐसे वक्त जब सरकार पर सस्पेंस कायम था, अचानक अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। उस समय भी कहा गया कि भतीजे ने सीनियर पवार से बगावत कर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। लेकिन तब शरद पवार बाजीगर थे। उन्होंने 80 घंटे के भीतर खेल बदल दिया। फडणवीस सरकार धड़ाम हो गई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व सामने आया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अघाड़ी सरकार बनी। अजीत पवार चौथी बार उप मुख्यमंत्री बने। पवार परिवार में सब सामान्य था, लेकिन जानकार कहते हैं कि तब भी अजीत पवार के मन में मुख्यमंत्री ना बन पाने की कसक थी। अजीत पवार बहुत साफ साफ बात करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहने वाले, उनकी मदद करने वाले नेता हैं। आज जो विधायक उनके साथ गए हैं, उसमें मैं समझता हूं कि कम से 15 से 20 विधायक ऐसे हैं जिनको शरद पवार ने पैदा किया है, उनको मजबूती दी है, क्षेत्र में उनकी मदद की है और टिकट दिया और चुन कर लाने भी उनकी बहुत मदद है। तो आप यदि चीज किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की जो योग्यता होती है, जो मेरिट होती है, मैं समझता हूं कि अजीत पवार उसमें कहीं कमी नहीं है, वो उसके बनने लायक हैं। अब पार्टी बनते हैं मुख्यमंत्री की नहीं बनते हैं, ये राजनीतिक गणित बताएगा, लेकिन मेरिट के आधार पर देखेंगे तो अजीत पवार इसके लिए निश्चित तौर से एक प्रमुख दावेदार हैं। कहते हैं कि 2019 में अजीत पवार का बीजेपी के साथ सरकार बनाना शरद पवार की स्क्रिप्टेड कहानी थी। कयास तो ऐसे भी लगे कि इस दफा भी पर्दे के पीछे शरद पवार ही खेल कर रहे हैं। इसके लिए दलीलें भी दी गई हैं। कहा गया है कि अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल समेत एनसीपी के 6 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कभी भी केंद्रीय एजेंसी ईडी या सीबीआई इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। वैसे इस सियासी पतंगबाजी का सच क्या है, ये तो पता नहीं, लेकिन एक हकीकत ये है कि अजीत पवार की बगावत एपिसोड के बाद बीजेपी विरोधियों के निशाने पर है। पवार के साथ आने से क्या एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर उनकी बार्गेनिंग पावर कभी नहीं थी। जो गुलाम होता है, गुलामों की कभी बार्गेनिंग पावर नहीं थी। जिनकी हाथ से सत्ता की डोर फिसली है, उनकी तलखी समझी जा सकती है। लेकिन एक सच ये है कि 64 साल के अजीत पवार चाचा शरद पवार की तरह ही राजनीति के दांव पेच के माहिर रहे हैं। वो साल 2009 रहा हो या फिर 2014, चाचा के खिलाफ उनकी नाराजगी सरेआम हुई है। दोनों मौकों पर उन्होंने चाचा शरद पवार के फैसले का विरोध किया, लेकिन तब शरद पवार पावरफुल थे। उनकी उंगलियों की हरकत की तरह महाराष्ट्र की राजनीति भी इधर उधर होती थी।
उस वक्त भतीजे की हस्ती चाचा के बराबर नहीं थी, लेकिन अजीत पवार वो भतीजे हैं जिन्होंने चाचा से ही सियासत का ककहरा सीखा है। उन्होंने भी महाराष्ट्र की सहकारिता संस्थाओं और चीनी मिलों के जरिए सत्ता का सफर तय किया। अजीत पवार ने भी करीब से देखा कि चाचा ने राजनीति की नब्ज कब और कैसे पकड़ी। इस तरह अजीत पवार ने शरद पवार से जो कुछ सीखा वही वक्त पर आजमाया और आज की तारीख में देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल न्यूज मेकर हैं। लड़ाई नंबर 1 और नंबर 2 की थी। शरद पवार उनको नंबर 2 बनाकर रखना चाहते थे और अजीत पवार का इच्छा या उनकी तमन्ना या उनकी महत्वाकांक्षा नंबर 1 बन गई थी। ये चीजें विवाद का विजय ही था। शरद पवार के ऐसा कुछ नहीं था कि अजीत पवार की राजनीति खत्म करना है, लेकिन उनको नंबर 2 बना के रखना था, नंबर 1 किसी दूसरे के लिए था। समय का फेर है कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति को उंगलियों पर नचाने वाले शरद पवार अब खुद महाराष्ट्र के शहर नाप रहे हैं। वो 83 बरस की उम्र में भतीजे के साथियों के गढ़ में हुंकार भरने पर मजबूर हैं। उनके सियासी करियर का शायद पहला मौका है जब उन्हें ये साबित करना पड़ रहा है कि जमीनी पकड़ बरकरार है। एनसीपी के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए शरद पवार ही धरती पुत्र हैं। दूसरी तरफ वो भतीजा है जिसके हाथों में सत्ता की चाबी है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर छाए संकट के बादल के बीच अजीत पवार ही एनडीए के संकट मोचक हैं। फिर अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए अजीत पवार की भूमिका अहम है। पूरी कॉलोनी डूब गई है निवासपुरी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीती रात से लगातार हो रही बारिश के बाद आज देश की राजधानी दिल्ली डूब सी गई। दिल्ली के सबसे हाईफाई इलाके कनॉट प्लेस में भी बारिश के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। दुकानों में पानी घुस गया तो सड़कों पर जाम लग गया। हर बार की तरह मिंटो ब्रिज में भी इस बार 5 से 6 फीट पानी भर गया। और वहीं श्रीनिवासपुरी में एक ऑटो पानी में आधा डूब गया तो जखीरा ब्रिज पर भी पानी से पूरी तरह से लबालब हो गया। क्या हाल हुआ राजधानी का, ये 8 तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो आज दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में भारी बारिश का कहर जारी है और पानी के तेज बहाव में एक ऑटो बह गया है। जी हां, दिल्ली में ये घटना हुई है ऑटो बहने की। नाला टूटने से इलाके में पानी घुसा और उसके बाद देखिए ये ऑटो बहता चला गया। इस पानी के बहाव के आगे ये ऑटो अपने आप को रोक नहीं पाया और देखिए पानी के जबरदस्त बहाव को ये तस्वीरें हैं दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां गलियों में इतना ज्यादा पानी है और पानी का बहाव इतना तेज है कि एक ऑटो इस पानी के बहाव में बहता चला गया। तो तस्वीरें आप देखिए, जो जहां वाहन खड़ा है वो तो खड़ा ही है, जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो किसी भी जगह से हिल जाएं ये ऐसा नामुमकिन सा लग रहा है। वहां जो खंबे हैं, लोग खंबे पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऑटो बह रहा, ऑटो। और चलिए अब रुख करते हैं सीधे श्रीनिवासपुरी का ही, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऋतु रोहिणी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। ऋतु, एक तो तस्वीर आप दिखाइए और ये तस्वीरें वाकई में बेहद ही भयावह लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बड़ा सैलाब है जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। बिल्कुल करुणा, आपके शब्दों को मैं तस्वीरों के थ्रू दिखाऊंगी। देखिए जो आप कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि बहा कर ले जा रहा है, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैनहोल खुले हैं, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना मेरे लिए भी खतरनाक है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पानी का बहाव है ऐसा लग रहा कि मैं किसी झील के पास खड़ी हूँ। लगभग मेरे घुटने तक का जो हिस्सा है पाँव का वो पानी में डूब चुका है। इससे महज कुछ ही दूरी पे देखिए यहाँ पे बिजली का पोल है जिसमें नंगी तारें हैं।
कई सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं ऐसे में, क्योंकि पिछले साल भी इसी तरीके की तस्वीर इसी इलाके से आई थी। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, ये उनका इलाका आता है। ऐसे में यहाँ जो लोग हैं उनके लिए खासा दिक्कतें हो रही है। मैं कहूंगी कैमरामैन चेतन से कैमरा पैन करके दिखाएं कि लोग किस तरीके से परेशान है, जिस तरीके से लोगों को इस बारिश में, इस पानी के जो ये जल भराव है इससे गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए आम दिनचर्या, आम जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना जरूरी है। ऐसे में कुछ लोग भी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दिन के वक्त में आप इस वक्त बाहर निकले हैं, ऐसे पानी भर गया है, लेकिन आप लोगों के लिए किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं बारिश की वजह से? हमारा तो सारा ही नुकसान है। रोजाना का यहाँ आतिशी 8 साल से MLA हैं और 8 साल से उनको बार-बार रिमाइंड किया जा रहा है कि यहाँ पर बिना बारिश के भी पानी आता है। आज देखो लिमिट ये हो गई कि 5-5-6 फुट का पानी था। लोगों के वाहन पानी में बह कर बह गए। बहुत सारे लोगों का कारोबार का नुकसान हुआ है। राशन की दुकान है, हमारी भी खुद की शॉप है ये वाली, बड़ा पड़ोस में सारी फ्रिज व्रिज है। दिनचर्या पे कितना असर पड़ा इसका? सारे दिनचर्या बिल्कुल बेकार हो गई। दिनचर्या तो आज हम तो रोजाना के कमाने खाने वाले हैं, रोजाना आते हैं, कुआं खोदते हैं, रोजाना कमा के ले जाते हैं। आज देखो हमारा क्या होगा। बिल्कुल, तो यहाँ तस्वीरें देखिए जो तमाम लोग हैं। मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँ। यहाँ पे आसपास आप जहाँ भी देखेंगे सिर्फ पानी ही पानी है। करुणा यहाँ पर मैं इस वक्त, क्योंकि मेरे लिए भी खतरनाक है यहाँ खड़ा होना। यहाँ पास में नंगी तारे हैं, मैन होल्स खुले हुए हैं। ऐसे में कई सारे बड़े सवाल है जो खड़े होते हैं। पिछले दिनों लगातार दिल्ली से ऐसी खबरें बिल्कुल ऋतु रोहिणी, और जो तस्वीर आप दिखा रही हैं ये ना सिर्फ परेशानी को बयां कर रही है, बल्कि साथ साथ जिस तरह से खुले मैन होल है, कुछ नजर नहीं आ रहा, और जो आपने दिखाया खुली बिजली की तारें, ये सब एक बहुत बड़ा खतरा भी है वहां पर आम लोगों के लिए। और चलिए अब आपको कैनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की तस्वीर दिखाते हैं। कैनॉट प्लेस की दुकानों में किस तरह से बारिश का पानी घुसा, ये आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़कों पर घुटने भर पानी भर गया। कैनॉट प्लेस में ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ा है। कुछ देर के लिए बंद किया गया मिंटो ब्रिज। तो ये हाल आप देखिए, आउटर सर्किल और कैनॉट प्लेस, जिसे दिल्ली का राजधानी का दिल कहा जाता है, वहां का यह हाल। तो ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैनॉट प्लेस में किस तरह से पानी भरा है। और ना सिर्फ ये सड़कों पर पानी भरा है, बल्कि खबर ये भी है, ऐसी भी तस्वीरें आई कि दुकानों में पानी घुस गया, सड़कों पर काफी लंबा जाम लग गया। दिल्ली NCR में आज सुबह से ही लगातार बारिश होती रही और इसके कारण जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के कैनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लबालब पानी जो है वो सड़कों पर भर गया है और इसी के बीच से ये गाड़ियाँ आपको गुजरती हुई दिखाई देंगी। सुबह से यहाँ पर यही नज़ारा देखने को मिल रहा। आगे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दुकानों में भी पानी घुस गया है, जिसको लोग बाहर निकालते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इससे आगे की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको तस्वीरें और ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा जल जमाव की दिखाई देंगे। तो कितनी देर से यहाँ पर ये पानी वानी लगा हुआ है? सुबह से ही है जी, सुबह से यही स्थिति है। 11 बजे से करीब 11 बजे ये तो पूरा भर गया था। पूरा भर गया था? हाँ, ये गटर सारा बंद है, काम तो हो ही नहीं है ना। गटर बंद होते, गटर खुले होते तो होता नहीं। कितनी देर से? सुबह से ही यही आलम है यहाँ पे? सर सुबह से यही आलम है और दुकानों के अंदर पानी घुस रहा था, बहुत बुरा हाल था। सर काफ़ी नुकसान अंदर तक आप देख सकते हो, कितना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। क्या कारण है कि इतनी देर तक जल जमाव? क्या ये नाले जो यहाँ पर हैं उसकी सफाई? सर सीवेज की सफाई नहीं होना, लापरवाही सरकार की, ये सारी समस्या है यहाँ पे। और अभिजीत ठाकुर का हम सीधे रुक कर लेते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैनॉट प्लेस से। कैनॉट प्लेस एक ऐसी जगह जहां कहते हैं अमूमन पानी नहीं भरता है, लेकिन अभिजीत हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें दिख रहा है कि 6 घंटे की बारिश में दिल्ली पूरी तरह से पानी पानी हो गई है। घुटनों से ऊपर कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। आप अभी जिस इलाके में मौजूद है वहां के क्या हाल है? जी बिल्कुल, और इस वक्त भी दिल्ली में बारिश हो रही है और आज के 6 घंटे की लगातार बारिश ने बिल्कुल पोल खोल कर रख दी है प्रशासन की। लेकिन इस वक्त जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये इंडिया गेट सर्कल से दिखा रहा हूँ और दिल्ली में बारिश के बाद जाम की जो स्थिति होती है वो आप देख सकते हैं कि रफ्तार भी दिल्ली की इस बारिश ने धीमी कर दी है सड़कों पर और किस तरीके से पूरे इंडिया गेट सर्कल पर लंबा जाम लगा हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
दूसरी तरफ अगर हम तिलक मार्ग की तस्वीरें दिखाएं तो तिलक मार्ग पे भी इस वक्त जो इंडिया गेट की तरफ लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको गाड़ियां दिखाई देंगी। लंबा ट्रैफिक जाम यहां पर लगातार लगा हुआ है। तो अब बारिश के बाद जल जमाव और जल जमाव के बाद अब दिल्ली में जगह जगह से ट्रैफिक जैम की भी तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई दिखाई देंगी और जो लोग मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई देंगे आपको इसी बारिश में। आप देखिए किस तरीके से भीग कर लोग घर जा रहे हैं और उसके ऊपर से ये ट्रैफिक, तो ट्रैफिक के कारण लोगों को खासी परेशानियां हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक सिग्नल भी सामने एक लगा हुआ है जो कि इस वक्त फंक्शनल नहीं है, बंद है। इसके कारण भी ये जो दो जगह की ट्रैफिक यहाँ पर मर्ज होती है और यहाँ पर जाम की स्थिति एक पैदा हो गई है। तो इस तरह की तस्वीरें आपको दिल्ली के सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ट्रैफिक की समस्या जो शाम के वक्त होगी उससे कैसे निपटा जाएगा। हालांकि वीकेंड है, शनिवार इतवार का समय शुरू हो चुका है और ऐसे में लोगों के लिए इस जाम में फंसने की गुंजाइश कम होगी, लेकिन फिर भी सड़कों पर जाम है और पानी लबालब भरा हुआ है। इधर आज दिल्ली में 6 घंटे तक लगातार बारिश हुई है। ये बड़ी खबर आपको बताएं। रिज इलाके में 111.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लोधी रोड इलाके में 92 मिलीमीटर, दिल्ली एयरपोर्ट पर 98.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आप देखिए, हर जगह सड़कों पर दरिया नजर आया, सैलाब बहता हुआ नजर आया और लोग परेशान होते हुए नजर आए। और लोग ये बोलते हुए नजर आए कि तमाम वादों के बाद और तमाम दावों के बाद भी आज ये हाल है कि लगातार अगर दिल्ली में बारिश हो जाती है तो किस तरह से दिल्ली के तमाम इलाके पानी में डूब जाते हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि दिल्ली के मिंटो रोड में ट्रैफिक खुलने के बाद बहुत बुरे हालात हैं। अभिजीत ठाकुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज सुबह से ही भारी बारिश हुई और उसके कारण जगह जगह जल जमाव हो गया। आज इसके कारण दिल्ली के मिंटो ब्रिज को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा, जिसे अभी तुरंत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिचालन के लिए फिर से खोला गया है। यहाँ पर पंप लगाए गए थे जिससे पानी को तत्काल बाहर निकाला गया। कुछ देर के लिए इसे बंद जरूर किया गया था, लेकिन अब इसे आम परिचालन के लिए खोल दिया गया है। इस वक्त हम आपको मिंटो ब्रिज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरना शुरू हो गई हैं। इस जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जिस बैरिकेडिंग को अब हटाया जा रहा है और तमाम गाड़ियों को यहाँ से आने जाने दिया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति आज दिल्ली में जगह जगह देखने को मिली। जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी लगातार हो रही थी और उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि मिंटो ब्रिज जहां घंटों जल जमाव के कारण रोड आमतौर पर बंद हो जाया करता था, इस बार कुछ मिनटों में ही चालू हो गया। TV9 भारतवर्ष के लिए वीरेंद्र मौर्य के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर। और देखिए एक और बड़ी खबर बताएं, दिल्ली के जखीरा पुल में भी पानी भर गया, ट्रैफिक के लिए बंद किया गया दिल्ली का जखीरा पुल। तो ये हाल है, ये देखिए तस्वीर आपके सामने, दिल्ली का जखीरा पुल है ये, और किस तरह से पानी भर गया है। नीचे आप देखिए जो अंडरपास है वो भी आपको नजर आ रहा है, वहां पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें अभी अपने आप में बयां कर रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं, कितने खतरनाक हैं। और यहाँ से यातायात का या फिर गाड़ियों का गुजरना वो तो सोचने से भी परे। तो दिल्ली में और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के बाद बुरा हाल है, लेकिन अब बात करते हैं बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा की। बंगाल में पंचायत चुनाव, फुल हिंसा, फुल तनाव। चुनावी आग में झुलसा बंगाल, फायरिंग और बमबाजी से त्राहिमाम। खून खराबे वाला पंचायत चुनाव, मतदान के दौरान हिंसक संग्राम। वोटिंग के बीच मर्डर, कहां गुम हो गया लॉ एंड ऑर्डर। पोलिंग बूथ में बवाल, खुलेआम लूटे गए बैलेट बॉक्स। बंगाल को शर्मसार करने वाले सबूत, TV9 पर हिंसा की हर तस्वीर।
बंगाल की सच्चाई ये है कि बंगाल में किसी भी स्तर का चुनाव हो, हिंसा होती ही है और ये कड़वा सच है बंगाल का। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से बात की है। अमित शाह ने हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ली है। जिस तरह की हिंसा की खबरें आ रही हैं उसको लेकर एक चिंता अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर, जिसके मद्देनजर गृहमंत्री अमित शाह ने बातचीत की है वहां के अध्यक्ष से। इधर पश्चिम बंगाल जो पंचायत चुनाव है, तो पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान आज जमकर हिंसा हुई और इसमें 15 लोगों की मौत हो गई। मालदा से हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली थी। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला पंचायत चुनाव के दौरान हमेशा से हिंसा का केंद्र रहा है, लेकिन इस बार मालदा से हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान करने वाली हैं। मतदान शुरू होते ही हिंसा शुरू हो गई और पूरे दिन अलग अलग इलाकों में हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आती रहीं। मतदान के दौरान मालदा के इंग्लिश बाजार इलाके में जमकर बमबाजी हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। कुछ इलाकों में तो लोग घरों की छतों से पत्थरबाजी करते नजर आए। मतदान शुरू होने से पहले ही लोगों ने घर की छतों पर पत्थर जमा कर रखा था। मतदान के दौरान जैसे ही झड़प शुरू हुई, लोगों ने अपने घरों की छतों से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। मालदा के चांदमारी इलाके में उपद्रवी हाथों में देसी बमों से भरा बैग लेकर सड़क पर दौड़ते दिखे। नूरपुर इलाके में उपद्रवियों ने पहले पोलिंग स्टेशन में जमकर हंगामा किया, फिर बैलेट बॉक्स लूटकर फरार हो गए। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ और लूटपाट करने वाले कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता थे। और बंगाल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बंगाल चुनाव में बम कल्चर देखने को मिला, अनुराग ठाकुर ने कहा। आगे वो कह रहे हैं कि दूसरे की लाश पर सत्ता हथियाना चाहती है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की शय पर बम फोड़े जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के हाथ में है और ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी ले। अनुराग ठाकुर का ये बयान, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में बारिश हो रही है, लेकिन बंगाल में बम वर्षा हो रही है। बंगाल का बम कल्चर आज पूरे देश और दुनिया भर में लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। और क्यों ये लोग ईवीएम नहीं चाहते, क्यों बैलेट बॉक्स पे जाना चाहते हैं, वो आपने देखा होगा अपनी नज़रों से कैसे बैलेट बॉक्सेस को लेकर भाग रहे हैं। पोल्स में रिगिंग हो रही है और हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम हो रहा है। क्या पंचायती राज में अपनी पकड़ बनाने के लिए ममता जी इस स्तर तक गिर जाएंगी आपकी सरकार कि कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, लोगों की हत्या की जाएगी? 12 लोग अब तक मर चुके हैं, हज़ारों लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ तक कि पूरी देश और दुनिया आपके राज्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किस तरह के चुनाव हैं, किस तरह की सरकार है, ये कैसी मुख्यमंत्री जिसके मन में ममता अपने राज्य के लोगों के प्रति नहीं है। उनको सत्ता किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे हत्या के रास्ते सत्ता हो या बंगाल में बम धमाके करके, बम कल्चर से भय पैदा करके और पोलिंग स्टेशनों को लूटकर बैलेट बॉक्स को ले जाकर पंचायतों में अपनी सत्ता बनाई जाए। लेकिन टीएमसी का जो आरोप है वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग तो हमारे मरे हैं, बीजेपी वाले तो कम मरे हैं, तो दोस्त तो बीजेपी पे जाना चाहिए। देखिए, जिसकी सरकार वहाँ पर है, जिसके नाक तले खुला गुंडा राज चल रहा है, बैलेट बॉक्स लेकर लोग भाग रहे हैं, हत्याएं हो रही, उनकी जवाबदेही बनती है। आखिरकार बंगाल में आग क्यों लगी है? और चलिए सीधा रुख करते हैं राजस्थान के बीकानेर का। प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर की गतिविधियों को नई ताकत देगा। खासकर देश की ऑयल फील्ड रिफाइनरीज के जरिए जुड़ेगी, सप्लाई चेन्स मजबूत होगी और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी। साथियों, आज यहां बीकानेर रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ हुआ है। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन 1000 करोड़ रुपए से भी कम मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में
रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आज यहां तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही हैं। रेलवे ट्रैक्स का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को मिलता है। बीकानेर तो अचार, पापड़, नमकीन और ऐसे तमाम उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कनेक्टिविटी और अच्छी होगी तो यहां के कुटीर उद्योग कम लागत में अपना माल देश के कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे। देशवासियों को भी बीकानेर के स्वादिष्ट उत्पादों का आनंद ज्यादा आसानी से मिल पाएगा। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। जो बॉर्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है। इससे इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है। देश के लोगों को भी सीमांत क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी बढ़ रही है। इससे बॉर्डर पर बसे क्षेत्रों में भी विकास की नई ऊर्जा पहुंची है। साथियों, हमारे राजस्थान को सालासर बालाजी और करणी माता ने इतना कुछ दिया है, इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे ऊपर होना चाहिए। आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। वीरधरा को विकास कार्य समर्पित करता हूं, प्रधानमंत्री का ये भाषण राजस्थान के बीकानेर में। जिस तरह से विकास परियोजनाओं और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के बीकानेर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, उनके साथ आप देखिए जो साइकिलिंग करते हुए लोग भी आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, और राजस्थान के बीकानेर जहां पर इससे पहले प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे सभा को, रैली को, और अब ये तस्वीर है प्रधानमंत्री का काफिला, प्रधानमंत्री की गाड़ी। और ये देखिए आपको सबसे आगे नजर भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री और साथ में जो साइकिलर्स हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के बीकानेर से, जहां प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो इस वक्त आप देख रहे हैं। अलग अंदाज में उनका ये रोड शो देख रहे हैं। भारी बारिश के बीच पीएम का ये रोड शो हो रहा है। पीएम मोदी को देखने के लिए उमड़ी है लोगों की भीड़ और उसके साथ ही प्रधानमंत्री के काफिले के अगल बगल में साइकिलिस्ट चलते हुए नजर आ रहे हैं।